नमस्कार, मैं सूर्यांश यादव न्यूज़ 6 नेटवर्क पर हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत, खैर मकदम, अभिनंदन कर रहा हूं। न्यूज़ 6 नेटवर्क का हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम अपनी नव पीढ़ी को, नई जनरेशन को क्या बेहतर, क्या सकारात्मक, क्या पॉजिटिव दे सकते हैं। और जब हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं तो यूपीएससी इस समय सबसे अच्छा एक प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां से कई ऐसे चेहरे सामने आ रहे हैं जिन्होंने अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से, अपने संस्कारों से, अपने परिवार का, समाज का नाम रोशन किया है। कोमल मावी जी इस समय हमारे साथ हैं और उनकी जो रैंक है यूपीएससी AIR वो 314 है, 314 उनकी रैंक है। और पिछली बार भी उन्होंने यूपीएससी को क्रैक किया था, हालांकि रैंक उनके अनुसार शायद उतनी बेहतर नहीं रही। तो सबसे पहले बहुत स्वागत, अभिनंदन कोमल जी आपका। जी धन्यवाद। पहले तो अगर मैं शुरुआत कर सकूं तो क्या जो खुशी है, जो आपकी मेहनत है, जो अब तक रिजल्ट आया है, उसे आप पचा पा रहे हैं, संकीन हो पाया है अब तक या नहीं? जी शुरू में तो थोड़ा अनबिलीवेबल लगता ही है, लेकिन अभी क्योंकि सब आने लगे हैं और सब विश कर रहे हैं तो थोड़ा सिंकिन होने लगी है फीलिंग कि हाँ सिलेक्शन हो गया है और अब दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे उस समय के थोड़े अनुभव बताइए जब रिजल्ट आया। परीक्षाओं का इंटरव्यू के बाद सबने बहुत बड़ा इंतजार किया कि आज रिजल्ट आ रहा है, कल रिजल्ट आ रहा है, 4 में आएगा, 5 में आएगा, खैर फिर 6 में आ गया। तो थोड़ा सा वो बताइए, जब आपने देखा कि भाई इस बार जो है पहले से बेहतर मैं कर पाई हूँ, तो उस फीलिंग को आप कैसे जो है डिस्क्राइब करेंगे? जी रिजल्ट का माहौल तो पिछले वीक से ही बनने लग गया था कि मंडे को आ रहा है कंफर्म। तो इस वजह से एंजाइटी थोड़ी इंक्रीज हो गई थी। जैसे कि सारे एस्पिरेंट्स जो भी इंटरव्यू के लिए अपीयर करते हैं सबको एंजाइटी होती है कि क्या रहेगा, क्या फाइनल लिस्ट में नाम आएगा, फिर नाम आएगा तो कहाँ पे आएगा, अपनी सर्विस मिलेगी चॉइस की या नहीं मिलेगी। तो सेम एंजाइटी में थी मैं, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि पहले होली एंजॉय करते हैं, रिजल्ट तो उसके बाद देखेंगे। फिर 6 को भी थोड़ा माहौल बना था, लेकिन श्योर नहीं था क्योंकि ऐसा भी बोल रही थी कि नेक्स्ट वीक आ सकता है, इस वीक शायद ना आए। तो एकदम से रैंडमली ही मैंने टेलीग्राम ओपन करा था चेक करने के लिए कि क्या अपडेट है रिजल्ट के रिगार्डिंग, और मुझे PDF सामने दिख गया। तो वो एक थोड़ा सा सरप्राइज फैक्टर था मेरे लिए। फिर मैंने जब अपना नाम सर्च करा तो लास्ट टाइम क्या हुआ था कि 3 कोमल का सिलेक्शन हुआ था, तो मुझे काफी स्क्रॉल करना पड़ा था कि मेरा नाम कहाँ पे है। इस बार एक ही कोमल लिस्ट में थी, तो डायरेक्टली मुझे अपना नाम दिख गया 314 रैंक पे। तो मैंने इमीडिएटली अपने पापा को बताया और मुझे काफी उस टाइम पे रिलीफ महसूस हुआ। खुशी तो थोड़े टाइम बाद होती है, पहले रिलीफ होता है कि हाँ अब एग्जाम नहीं देना। बिल्कुल। हाँ जी, उसके बाद फिर खुशी हुई थी। अच्छा, तो परिवार ने कैसे रिएक्ट किया आपकी इस खबर पर? परिवार का तो रिएक्शन काफी नॉर्मल ही था। इतना ज्यादा तो कोई रिएक्शन नहीं आया, बस सब खुश थे कि हाँ सिलेक्शन हो गया है, तो बहुत नॉर्मल रिएक्शन था। उसके बाद फिर मैं उसी दिन टेम्पल गई थी, हमारे यहीं पे सोसाइटी में जो मंदिर है वहां पे मैं होके आई, और फिर शाम से सब लोग आने लगे थे, रिलेटिव्स और बाकी सब आसपास के वो लोग आने लगे थे। अब तो बड़ी भारी विशेष आ रही होंगी, लेकिन मुझे उसी समय दोबारा वहीं टेम्पल आप गए जब रिजल्ट आया उसके बाद जी, लेकिन उससे पहले भी क्या वो ईश्वर से वो प्रार्थना वाली बात थी कि हे ईश्वर, बहुत मेहनत की है, फल देना? क्या कुछ ऐसा था कि आपने पहले कुछ ऐसा किया जो ईश्वर के चरणों में आपने वंदन किया, और या फिर आप जो सोच रहे थे कि कुछ अच्छा होने वाला है तो ईश्वर आशीर्वाद देना, ऐसा कुछ रहा? या जी जब पहले माहौल बना था कि मंडे को रिजल्ट आ रहा है तो मैं मंडे को गई थी मंदिर उसी दिन कि रिजल्ट से पहले होके आती हूँ। लेकिन मैंने ये नहीं मांगा कि मैंने बहुत मेहनत करी है तो मुझे दे देना। मैंने ये मांगा था कि जितनी मेहनत है मेरी उसके प्रोपोर्शनेट मुझे रिजल्ट मिल जाए, बस इतना ही मैंने मांगा था। बाकी तो वो है मतलब वो हमारे लिए बेटर सोचते हैं हमसे, तो मैंने उन पे ही छोड़ दिया था कि जैसा आएगा अच्छा। वो हिसाब भगवान लगाएंगे कि भाई जो है समानुपातिक क्या होना चाहिए, अनुपातिक। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा ऑन ए सीरियस नोट थोड़ा ये बताइए कि कहाँ से हमारी यूपीएससी की जर्नी शुरू होती है? जी, मेरी जर्नी तो 2023 में शुरू हुई थी। उस टाइम पे मैंने PhD से रिजाइन किया था, लेकिन उससे पहले 6 महीने पहले मैंने इसके बारे में खोजना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे जो फेलो स्टूडेंट्स थे मेरे MSc के टाइम पे, वो लोग प्रिपेयर कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछना शुरू किया था कि एग्जाम क्या है, सर्विसेज क्या है, जॉब प्रोफाइल कैसी है। उसके बाद फिर मैंने टॉपर टॉक्स देखी यूट्यूब से, मैंने 100+ टॉपर टॉक्स देखी होंगी। मैंने एग्जाम को समझा अच्छे से, जो भी गाइडेंस फ्रीली अवेलेबल थी। पहले मैंने अपनी समझ बनाई, फिर मैंने 2023 में प्रिपरेशन स्टार्ट करी।
उसके लिए मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन करी थी और बाकी सारी प्रिपरेशन मैंने घर से ही की है। यानी कि जब आप शुरू कर रहे थे तो आपने जल्दबाजी में कुछ भी शुरू नहीं किया, पहले चीजों की जानकारी जुटाई और फिर आप उस क्षेत्र में गए। अच्छा, ये जो यूपीएससी की जर्नी होती है बड़ी मुश्किल होती है, पढ़ाई के हिसाब से कह लीजिए, या मतलब आसान तो बिल्कुल नहीं है। खैर, कुछ लोगों के लिए आसान हो सकती है, लेकिन आपकी ये जर्नी कितने उतार चढ़ाव भरी रही है? जी, मेरा मानना है कि जर्नी तो किसी के लिए भी आसान नहीं होती है, चाहे किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट है या लास्ट अटेम्प्ट है। जर्नी सबके लिए उतनी ही मुश्किल है, बस चैलेंजेस थोड़े अलग हो जाते हैं सबके। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज इस जर्नी में होता है कि ये बहुत लंबी जर्नी होती है। इवन इफ आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर क्रैक कर रहे हैं तो भी एटलीस्ट आपकी 2 साल की जर्नी तो होती ही है मिनिमम। तो उसमें अपने आप को मोटिवेट रखना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि आपका किसी दिन पढ़ने का बहुत मन करेगा क्योंकि आप हाईली चार्ज होंगे और नेक्स्ट डे आप बिल्कुल जीरो एनर्जी पे पहुंच जाएंगे, आपका बिल्कुल भी मन नहीं होगा, आपका बुक्स को देखने का भी मन नहीं करेगा। ऐसे टाइम पे ही एक वो करेज लेके आना अपने अंदर, उस मोटिवेशन को याद करना जिससे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, फिर आप जो कंटिन्यू करते हैं, तो आई थिंक वो ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है इस प्रिपरेशन का। मैं जो है अब आगे बढ़ता हूँ, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ बीच में कि हमारे दर्शकों को आप जो है वहीं से, क्योंकि जी तो वहीं से आपने जो प्रीलिम्स की तैयारी की वो कैसे की, और क्योंकि प्रीलिम्स बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए कोमल जी बहुत बड़ी समस्या है, सीसेट समस्या है या बाकी चीजें हैं, थोड़ा सा मुझे प्रीलिम्स की अपनी तैयारी, अपनी रणनीति के बारे में बताएं। जी, प्रीलिम्स एक ऐसा एग्जाम है कि कंपटीशन वहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, 6 लाख के अराउंड बच्चे देते हैं, तो स्वाभाविक है कि डर भी प्रीलिम्स की स्टेज पे सबसे ज्यादा ही लगता है। तो मैंने प्रीलिम्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से किया था, क्योंकि मुझे पता था कि टेस्ट सीरीज चाहे मैं इग्नोर कर सकती हूँ अगर मेरे पास टाइम क्रंच होगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट था, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने निग्लेक्ट नहीं किया। मैंने अपने बेसिक सोर्सेज से स्टिक किया, मैंने बहुत ज्यादा इधर उधर रैंडम सोर्सेज को चेज ना करके जो भी मेरे बेसिक सोर्सेज हैं जो सभी फॉलो करते हैं उन्हीं को मैंने बहुत अच्छे से, जितनी ज्यादा बार मैं रिवाइज कर सकती हूँ उनको मैंने रिवाइज किया। और यही होता है मेरे हिसाब से प्रीलिम्स में, अगर आप बेसिक्स को सही तरह से फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन रुकता नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि बेसिक्स पे आपने बहुत ध्यान दिया, लेकिन एस्पिरेंट निश्चित रूप से ये जानना चाहेंगे कि बेसिक्स हमने सुने बहुत हैं, हम सुनते सबको हैं, लेकिन आपका अपना बेसिक्स आपके शब्दों में अगर वो सुन पाए। जी, बेसिक्स वही है जो कॉमन स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, आप एनसीईआरटीज और जो भी सब्जेक्ट वाइज स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आप उनको एक बार सिलेक्ट कीजिए, आप बुक लिस्ट अपनी फाइनलाइज कीजिए, 3-4 जगह से आप सुनिए, टॉपर टॉक्स देखिए कि क्या कॉमन चीजें हैं जो लोग कर रहे हैं। उन बुक्स को आपने अगर एक बार फाइनलाइज कर लिया है, फिर आप इधर उधर मत भागिए, क्योंकि मार्केट में तो रोज नई चीज आएगी, कुछ ना कुछ नया मटेरियल आएगा, तो आपको फोमो में नहीं जीना है। आपने जो एक बार डिसाइड किया है, आप अपनी स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट कीजिए कि हाँ ये है और ये ही सही है, मैं इसी से क्रैक कर लूंगा, क्योंकि ऐसा कोई फिक्स्ड फॉर्मूला तो है नहीं ना इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, सबका अपना तरीका होता है। तो बेसिक से मेरा मतलब वही था कि आप अपनी बुक्स डिसाइड करके 3-4 जगह से जो कॉमन बुक्स आपको लगे उनको डिसाइड कीजिए, फिर उनको इतने अच्छे से पढ़ लीजिए कि आपके अंदर वो समा जानी चाहिए। वहां से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। बाकी रैंडम क्वेश्चन तो एग्जाम में आते ही हैं और वो सिर्फ डराने के लिए आते हैं, वो किसी को भी नहीं आते एग्जाम में। अच्छा, यहीं पर मैं बुक लिस्ट में से 2-4 नाम आप बता दीजिए, आपने पॉलिटी के लिए क्या किया है या उस तरह से। जी, पॉलिटी के लिए मैंने एक एनसीईआरटी की थी, क्लास 11th की है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरी की भी एनसीईआरटी होती है, क्लास 11th या 12th की है। और जो सबसे कॉमन स्टैंडर्ड बुक है पॉलिटी के लिए, लक्ष्मीकांत, मैंने वो भी की थी। प्रीलिम्स के लिए मैंने यही किया था पॉलिटी में। इकोनॉमी के लिए मैंने प्रीलिम्स में विवेक सिंह की एक बुक आती है इंडियन इकोनॉमी करके, वो स्पेसिफिकली यूपीएससी के लिए ही है, तो मैंने वही पढ़ी थी, मैंने कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी इकोनॉमी के लिए। इसके अलावा हमें इकोनॉमी के लिए ज्यादा फोकस करंट अफेयर्स पे करना होता है, जिसमें हमारा बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये चीजें आती हैं, तो उन पे ज्यादा फोकस रहा स्टैटिक के कॉन्सेप्ट समझने के बाद। इसके अलावा ज्योग्राफी में मैंने सिर्फ एनसीईआरटीज ही पढ़ी थी, क्लास 11th और 12th की 4 एनसीईआरटीज हैं, वो मोर देन इनफ है एज पर माय ओपिनियन। और हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी। एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने जो मार्केट में नोट्स अवेलेबल होते हैं कोचिंग्स के, जितना शॉर्ट नोट्स मिल जाए उतने मैंने कवर किए थे, मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं गई थी इन सब्जेक्ट्स के लिए। साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट के लिए मैंने कोचिंग के नोट्स फॉलो किए थे, सारथी आईएएस करके एक कोचिंग है, उसमें शिविन सर पढ़ाते हैं, वो एक्स IRS ऑफिसर है, तो उनके नोट्स मैंने साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट के लिए फॉलो किए थे। और IR के लिए, प्लेसेस इन न्यूज के लिए करंट अफेयर से हो जाता है, तो उसके लिए कोई स्टैंडर्ड बुक मैंने रेफर नहीं की थी।
चलिए, ज्यादा सीरियस नहीं करते हैं, मैं थोड़ा सा बीच में जो है उसे कम सीरियस करने की कोशिश करता हूँ। पिछली बार रिजल्ट आया, आपका अच्छा रहा, आप IRS बने। इस बार लगभग जो है ईश्वर करे कि आप IAS वाला टैग लेकर आगे बढ़े। दोनों में आप डिफरेंशिएट करें। उस समय ज्यादा खुशी थी, अभी ज्यादा खुशी है, क्योंकि जब आप कुछ बन जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम तो प्रोफेशनल हो चले, हमें तो कुछ मिलना ही है। तो उसके बारे में जी। दोनों बार में फीलिंग बहुत अलग होती है, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम एग्जाम को क्रैक करते हैं उस टाइम पे आपकी रैंक आपके लिए इतनी मैटर नहीं करती, आपका सिलेक्शन बहुत मैटर करता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में लिस्ट में नाम आना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है। तो आई थिंक वो बिल्कुल अलग फीलिंग थी। वो फीलिंग तो डिस्क्राइब भी नहीं की जा सकती है कि फर्स्ट टाइम में मेरा हो गया है और फाइनली आई एम इन द लिस्ट। सेकेंड टाइम में मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि लिस्ट में नाम होगा, बट ऑब्वियसली दिस एग्जाम इज वेरी अनसर्टेन, तो आप सर्टेनिटी के साथ तो नहीं कह सकते कि मेरा होगा ही होगा, बट हाँ एक्सपेक्टेशन थी कि लिस्ट में नाम होगा, बट एंजाइटी उसी की थी कहाँ पे होगा। तो इस बार का जो था वो अलग फीलिंग थी, क्योंकि मेरी सर्विस अपग्रेड हो गई है, जो मैं चाहती थी मुझे वो मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगी। तो दोनों ही बहुत अलग और सरियल फीलिंग्स थी। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। अच्छा, परिवार के मैंने पूछ लिया, लेकिन दोस्तों का कैसा रिएक्शन रहा? आजकल आपका फोन खूब रिंग कर रहा है और परेशानी हो रही है उन मित्रों से, या आई शुड नॉट से परेशानी, लेकिन कभी कभी आप इसे एंजॉय भी करते हैं, उनका क्या रिएक्शन रहा? जी भगवान करे ऐसी परेशानी सबको हो, ये तो कोई परेशानी नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। दोस्त भी मेरे लिए उतने ही खुश हैं जितनी मैं अपने लिए खुश हूँ। इनफैक्ट एक दोस्त है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उन्होंने मेरे साथ इस बार इंटरव्यू भी दिया था, बट वो फिर भी वो खुश हैं कि आपका हो गया है, तो आई एम हैप्पी। वो फिर से अटेम्प्ट देंगे और मोस्ट प्रोबेबली उनकी सर्विस अपग्रेड हो जाएगी, वो ऑलरेडी IRS में है। बाकी जो मेरे दोस्त हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो इस बैकग्राउंड से नहीं भी हैं, सब बहुत खुश हैं, सबके मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, तो सब खुश हैं। अच्छा, होली पे जो रंग वाला हिसाब होता है, वो कुछ आपको लगा कि इस बार अच्छा हो या ज्यादा हुआ? कुछ लोगों ने, जो खासकर आपके मित्र हैं या परिवारजन हैं, उन्होंने आपको बेहतर होली जो है खिलाई इस बार, क्योंकि आपने उन्हें बहुत बेहतर एक रिजल्ट दिया है। आपकी होली कैसी रही? जी, रिजल्ट तो इस बार होली के बाद आया था, लेकिन कोइंसिडेंटली इस बार मैंने लाइफ रंग तो रखा होता है ना, आप तैयार तो होते हैं कि आज नहीं तो कल आएगा अवश्य। जी बिल्कुल। कोइंसिडेंटली मैंने इस बार पहली बार लाइफ में होली खेली है। मैं होली खेलती नहीं हूँ, मुझे इतना ज्यादा शौक नहीं है होली खेलने का। तो मैंने फर्स्ट टाइम इसलिए खेली क्योंकि मेरी भाभी के साथ मेरी पहली होली थी, तो आई थिंक वो काफी अच्छा रहा, मेरे फेवर में ही रहा है वो डिसीजन उसके बाद, क्योंकि काफी अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है, तो वो आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, मैं मेंस के लिए आपसे बात करना चाहूंगा। जब आप मेंस के लिए जाते हैं प्रीलिम्स करने के बाद, तो बहुत लिखना पड़ता है, और ना केवल लिखना पड़ता है, बहुत तार्किक तरीके से लिखना पड़ता है। कैसे आपने अपने मेंस को जो है ढाला है, तैयार किया है? जी हाँ, जैसे आपने कहा, मेंस में क्योंकि सब्जेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस भी बहुत लगती है, डाइवर्सिटी भी बहुत है, और मेमोरी भी आपकी बहुत शार्प होनी चाहिए, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम मिलता है हमें लिखने के लिए। उसके लिए मैंने मोस्टली जो भी मार्केट में मटेरियल अवेलेबल है, जैसे विजन IAS का फ्री मटेरियल है मेंस के लिए, इसके अलावा सारथी IAS का भी मैंने मटेरियल फॉलो किया था। कुछ सब्जेक्ट्स में आपका प्रीलिम्स के कंटेंट से भी काम चल जाता है, उसमें आपको सिर्फ आंसर राइटिंग करनी होती है, जैसे GS1 में। इसके अलावा अतीश माथुर सर हैं, उनका मैंने GS2 का कोर्स फॉलो किया था। तो इस तरीके से हर जगह से जो मुझे बेस्ट लगा मैंने वहां से उठा के और फिर अपनी मेंस की प्रिपरेशन की थी। अच्छा, आपने जैसा कुछ नाम लिए भी हैं शायद, तो आपने कोचिंग की है, और कई बार ये सवाल उठता है कि कोचिंग कितनी हेल्प करती है आपको, वास्तव में इस बाहरी दुनिया से कितनी मदद मिली है इस एग्जाम को क्रैक करने में? जी, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछते भी हैं कि क्या कोचिंग कंपलसरी है UPSC क्रैक करने के लिए। तो मैं कहना चाहूंगी कि कंपलसरी तो नहीं है, आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी ऑनेस्ट रिकमेंडेशन मांगे तो मैं कहूंगी आप कोई भी एक इंस्टीट्यूट जरूर ज्वाइन करें। ऐसा नहीं है कि आपको उनका फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना है या कोई बहुत महंगा कोर्स लेने की जरूरत है, आप एक छोटा सा ऐसा कोर्स भी ले सकते हैं जिसमें सिर्फ मेंटरशिप अवेलेबल है। मेरा पर्पस कोचिंग लेने का, मटेरियल लेना नहीं था, मेरा पर्पस था कि मुझे एक मेंटरशिप मिल जाए, कोई भी ऐसा गाइड करने के लिए मिल जाए, क्योंकि मेरे नोन में तो कोई ऐसा था नहीं जो मुझे बता सके कि एग्जाम में कब कैसे प्रिपेयर करना है, और रेगुलरली एक अपडेट ले सके मेरा। जैसे हमारी वीकली मेंटरशिप सेशंस होते थे, तो उसमें मेरा अपडेट वो सर लेते रहते थे कि अभी आपने क्या पढ़ा, आपने क्या किया, कैसे कर रहे हो आप, तो वो बहुत जरूरी होता है।
कोचिंग की हेल्प मैंने इस मामले में ज्यादा ली थी। मटेरियल मैंने किसी एक कोचिंग का नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे लगा कि ये बेस्ट नहीं है, तो जहां से मुझे जिस भी सब्जेक्ट का बेस्ट मटेरियल मिला वो मैंने फ्रीली मार्केट से उठाया और वहां से पढ़ाई की। अच्छा, आपने मेंशन भी किया कि पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो उस दिशा वाला नहीं रहा, तो मुझे थोड़ा सा बताइए आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड वैसा नहीं है लेकिन वो करना चाहते हैं। जी, बैकग्राउंड मेरा बहुत ही डिसेंट बैकग्राउंड है। नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है, उसमें पापा का बिजनेस है। एजुकेटेड भी बहुत ज्यादा नहीं है, हमारे दूर दूर के रिश्तेदार में भी कोई ऐसा ग्रुप ए सर्विसेज में तो नहीं है, तो इसलिए हमारा भी शुरू से यही था कि या तो डॉक्टर या प्रोफेसर का ही सोचना है शुरू से। बाद में जाके जब हम धीरे धीरे कॉलेज जाते हैं, हमें एक्सपोजर मिलता है, हम डाइवर्स बैकग्राउंड से लोगों को देखते हैं और करियर ऑप्शंस भी लोगों को अलग अलग चूज करते हुए देखते हैं, तो हमारा थोड़ा पर्सपेक्टिव ब्रॉड हो जाता है। तो उस तरीके से मुझे जब एग्जाम के बारे में पता चला तो मैं इस फील्ड की तरफ गई। तो आई थिंक अब काफी पॉजिटिव चेंजेस आ गए हैं ऑलरेडी, फैमिली के अंदर भी, गांव के अंदर भी, तो अब तो सभी एक्सप्लोर कर रहे हैं डाइवर्स फील्ड्स को। अच्छा, अब मैं वहां आता हूं जहां आप इंटरव्यू वाले स्तर पर पहुंचते हैं। क्या मैं पीछे से ही मॉक्स आपने लगाए हैं इंटरव्यू के लिए, प्री के लिए, मेंस के लिए, और लगाए हैं तो वो कितने आपको मददगार लगे? कितना डिफरेंस आपको लगा जो आपने, क्योंकि 2 बार शायद आपने इंटरव्यू पिछली बार भी फेस किया, इस बार भी फेस किया, कितना अंतर है दोनों में और क्या वो वास्तव में मददगार हैं? जी, मॉक्स डेफिनेटली हेल्प करते हैं। उसको अगर आप एक प्रैक्टिस की तरह देखें तो वो डेफिनेटली हेल्प करते हैं, लेकिन अगर आप उसको इस तरह से देखेंगे कि वो एक्चुअल एग्जाम को रेप्लिकेट करेगा तो आप थोड़े डिसअपॉइंट ही होंगे। मॉक्स प्रैक्टिस के लिए आई थिंक बहुत अच्छे रहते हैं। प्रीलिम्स में तो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी और सेकंड में भी, कि मैं ज्यादा मॉक्स लगा पाऊं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने प्रीलिम्स के लिए ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही फोकस किया था, लेकिन मेंस के लिए आप डेफिनेटली कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें ताकि आपको इवैल्यूएशन मिल पाए, आपको पता लग सके आप कैसे आंसर्स लिख रहे हैं। तो मेंस में आई थिंक टेस्ट सीरीज और मॉक प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उसमें मैंने एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस किया था। इसके अलावा इंटरव्यू स्टेज पे भी आपकी कॉन्फिडेंस के लिए, आपकी कॉन्वर्सेशन स्किल्स को रिफाइन करने के लिए, इसके अलावा आपका कंटेंट कैसा है उसको चेक करने के लिए भी मॉक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन आप बहुत ज्यादा भी ना करें, क्योंकि जब आपको इतने सारे ओपिनियंस, इतने सारे फीडबैक मिलेंगे तो आपकी ओरिजिनलिटी भी लूज हो सकती है। तो आपको एक फाइन बैलेंस मेंटेन करके रखना है कि आप प्रैक्टिस के लिए मॉक दें, लेकिन बहुत ज्यादा भी ना दें। एक मॉडरेट अमाउंट में अगर आप देंगे तो हेल्पफुल ही रहेगा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने मॉक दिया और उसमें स्कोर बहुत कम आया और आपको लगा कि आप डिमोरलाइज फील कर रहे हैं? जी, मॉक्स में तो एक्चुअली मेरा स्कोर, अगर इंटरव्यू की बात करें तो अच्छा ही रहा है। मॉक्स में, एक्चुअल इंटरव्यू में मेरा स्कोर कम था, तो इंटरव्यू में ऐसा डिसअपॉइंटमेंट मुझे नहीं हुआ है। बाकी प्रीलिम्स में हुआ था। फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैंने आपको बताया, मैंने 2 ही मॉक्स दिए थे, उसमें से एक मॉक मैं ऑफलाइन देने गई थी, जो सिमुलेटर टेस्ट होते हैं जिसमें वो सुबह जीएस का टेस्ट लेते हैं और दोपहर में सीसैट का। उसमें मेरे 52 मार्क्स आए थे 100 में से, तो मुझे काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी और इसी वजह से फिर मैंने मॉक्स देने ही बंद कर दिए थे। आई थिंक ये लेकिन राइट स्ट्रैटेजी नहीं है। आपको अपनी प्रिपरेशन बेटर करके इंप्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि आप ऑल टुगेदर टेस्ट देना ही बंद कर दें। बट मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं टेस्ट ना देके थोड़ा अच्छे से रिवीजन करूं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाऊं, इसलिए मैंने वो नहीं दिए। फिर मैं फिर दोबारा इसे थोड़ा फॉर्मल कम करता हूँ। थोड़ा मुझे अपने बचपन के बारे में बताइए ना। आजकल तो ये है कि भाई हमने बहुत पढ़ लिया, हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन हम हमेशा से तो ऐसे नहीं रहे होंगे। तो थोड़ा ये बताइए कि आप कितने नोटी रहे? क्या कोई ऐसी आपको याद आती है कि भाई घर वालों ने आपको प्रताड़ित किया हो कि नहीं बिटिया ये तुमने ज्यादा कर दिया, कभी माता ने बहुत डांट दिया हो, कभी पापा ने बहुत डांट दिया, ऐसा कुछ रहा जो आपको याद आता है कि, या स्कूल में कभी ऐसा हुआ हो कि टीचर ने कहा कि नहीं बेटा आप इस तरह नहीं कर सकते? जी, अगर स्कूल की बात करें तो वो जो बच्चे होते हैं, टीचर्स पेट बोलते हैं जिनको, मैं वही रही हूँ। मैं काफी स्टूडियस ही रही हूँ स्कूल में, तो टीचर्स से कभी डांट तो ऐसे नहीं खाई है। घर पे भी मैं ज्यादातर तो पढ़ाई में ही रहती थी, तो इधर उधर खेलना कूदना मुझे नेचुरली ही कम पसंद था, तो इसलिए पेरेंट्स से भी मैंने ज्यादा डांट नहीं खाई है। थैंकफुली इस मामले में तो ठीक ही रहा है मेरा बचपन। शायद बचना भी उचित है। खैर, अब मुझे जब आप तैयारी करके कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो आपके कुछ लक्ष्य होते हैं। आपको जब आप उस दिशा में जा रहे हैं, जब आपके पास अधिकारों की एक सौगात तो होगी, तो समाज का कौन सा वो क्षेत्र है जिसमें आपको लगता है कि बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है और मैं जाकर वो परिवर्तन करने का प्रयास करूंगी? जी, इसमें मेरा मानना है कि जो अभी हम विमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर हम
लास्ट 5 to 10 years में देखें तो काफी प्रोग्रेस हुई है थैंक्स टू सोशल मीडिया और जो भी अवेयरनेस हुई है, एजुकेशन भी इम्प्रूव हुई है। लेकिन अभी भी काफी इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अभी थोड़ा सा हमें काम करने की जरूरत है, खासकर जो हमारे रिमोट एरियाज हैं, जो विलेज एरियाज हैं। तो आई थिंक ऐसी जगहों पे विमेन एम्पावरमेंट और विमेन एजुकेशन में मैं काम करना चाहूंगी अगर मुझे मौका मिलता है तो। लास्ट में आपका मैसेज उनके लिए जो यूपीएससी का आने वाले समय में रुख करेंगे और आपसे शायद उम्मीद कर रहे हैं कि आपका गाइडेंस उन्हें मिलेगा। जी बिल्कुल, मैं इसके लिए आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगी। अगर आपने इस जर्नी में आने का डिसीजन लिया है तो इट इज इटसेल्फ अ वेरी बिग डिसीजन, इट्स अ वेरी ब्रेव डिसीजन आई वुड से। तो आप डटे रहें, अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया है तो आप पूरी डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन कीजिए। जहां तक गाइडेंस की बात है, आई एम थिंकिंग कि मैं अपना एक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट करूं जिसमें मैं आपको रेगुलरली गाइड करती रहूं और जो भी नोट्स वगैरह, जो भी हेल्प आपको लगेगी, मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। रियल में जब आप श्रेष्ठ व्यक्तित्व से मिलते हैं, श्रेष्ठ पर्सनैलिटी से मिलते हैं तो लगता है कि गंगा स्नान टाइप हो गया है। तो मुझे अभी वैसा ही महसूस हो रहा है। तो अभी मैं सूर्यांश यादव न्यूज़ 6 नेटवर्क पर आपसे ले रहा हूं विदा। मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, उन्होंने जो समय निकाला और जिस हिसाब से उन्होंने अपने आप को परिभाषित किया वो कहीं ना कहीं नई जनरेशन को थोड़ी बहुत अवश्य मदद करेगा। तो मैम अभी बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।